हेलो स्टूडेंट्स, ये है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का पार्ट 2। सो इन द फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में स्टूडेंट्स। देन हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। और हमने समझा था इनर्शिया के बारे में, इनर्शिया के अलग अलग केसेस पढ़े थे। इनर्शिया क्या होता है, हमारा जो इनर्शिया है वो मास पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा बॉडी में मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आई थिंक सब स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। नाउ इन दिस पार्ट स्टूडेंट्स हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ना शुरू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपको बताया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो आपको ये समझने के लिए सबसे पहले जानना होगा मोमेंटम क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, जो आपका मोमेंटम है उसे हम मेजर करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं देन आपका मोमेंटम आ जाएगा। इसी को ही हम मोमेंटम कहते हैं। और मोमेंटम की फील हम कुछ इस टाइप से ले सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्पीड से, किसी भी वेलोसिटी से आपकी तरफ आ रहा है, फॉर एन एग्जांपल एक ट्रक है, वो किसी v वेलोसिटी से आपके पास आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। एंड एक कोई भी इंसेक्ट है, फॉर एन एग्जांपल कोई मॉस्किटो है, मॉस्किटो के अंदर भी मास होगा एंड उसकी भी कुछ अपनी एक स्पीड होगी। तो अगर उन दोनों में से कोई भी चीज़, या तो मॉस्किटो या फिर ट्रक, आपसे टकराएगा तो आपको ज़्यादा हर्ट किससे होगा, ट्रक से टकराने पर या फिर मॉस्किटो से। सो ऑब्वियसली अगर कोई भी ट्रक हिट करता है तो उससे ज़्यादा को नुकसान होगा, बिकॉज उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा था, उसका मास भी बहुत ज़्यादा था और साथ में उसकी वेलोसिटी भी। एंड ऑन द अदर साइड हमने इंसेक्ट का एग्जांपल लिया था, बिकॉज इंसेक्ट की वेलोसिटी तो ज़्यादा हो सकती है बट उसका मास बहुत कम था, इस वजह से उसका मोमेंटम जो है वो बहुत कम हो गया। और अगर वो आपको हिट भी करता है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये सब स्टोरी जो मैंने आपको बताई है ये से मोमेंटम को समझने के लिए थी। आई होप आपको मोमेंटम समझ आया होगा। सो मोमेंटम इज़ नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी। सो स्टूडेंट्स, इन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको एक डेरिवेशन है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि स्टेटमेंट में बताया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हम इसे इस टाइप से लिखेंगे, जो भी आपकी फोर्स है, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स है, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मीन्स आपके मोमेंटम का चेंज, तो आपका कुछ इनिशियल मोमेंटम रहा होगा, कुछ फाइनल रहा होगा, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसका चेंज निकाल सकते हैं। सो P2 माइनस P1। सो स्टूडेंट्स, हियर P2 है फाइनल मोमेंटम एंड ये इनिशियल मोमेंटम। इसे अब हम P को हम ऐसे लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी mv माइनस mu, क्योंकि ये इनिशियल है और ये फाइनल है इसलिए हमने इसे u और v से डिनोट किया है स्टूडेंट्स। अब दोनों में मास कॉमन है, इस वजह से हम m को बाहर निकाल देंगे और अंदर हो जाएगा v माइनस u। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी डेफिनेशन में था रेट, तो जब भी रेट आता है तो हम उसे टाइम से डिवाइड कर देते हैं। अब हम इसे टाइम से डिवाइड कर देंगे, v माइनस u डिवाइडेड बाई t। नाउ स्टूडेंट्स, आप इसे गौर से देखिए, v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, इसे ही हम एक्सेलरेशन बोलते थे। तो हम इस पूरे टर्म की जगह पर a लिख सकते हैं, ma। और जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, f इज़ इक्वल टू हो जाएगा kma। यहाँ पर k की वैल्यू 1 हो जाती है। देन हम सिंपली लिखते हैं f इज़ इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से स्टूडेंट्स आपका ये फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है। सो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दो बहुत ही मेन फार्मूलाज हैं, एक तो है स्टूडेंट्स मोमेंटम का एंड अदर वन इज़ ऑफ फोर्स। फोर्स इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम इज़ इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। एंड ये डेरिवेशन है, आपको ये भी करके जाना है। सो स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप इस डेरिवेशन से देख सकते हैं यहाँ पर सब जगह पर फोर्स ही है बच्चों।
तो जो फोर्स है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब ऐसे ऊपर नीचे करके लिखा होता है मीन्स इन्वर्सली, मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों हमने इससे क्या समझा, अगर टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो फोर्स बहुत कम हो जाएगी, एंड अगर टाइम बहुत कम होगा देन फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हमें फोर्स को मिनिमाइज़ करना है तो हमें टाइम को मैक्सिमाइज़ करना होगा, टाइम को जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाना होगा। सो इसका केस हम क्रिकेट में देख सकते हैं। जो क्रिकेटर्स हैं स्टूडेंट्स, वो बॉल को कैच करते टाइम अपने हैंड को थोड़े पीछे ले जाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, जो आपका टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाता है और आपकी फ़ोर्स जो है वो कम हो जाती है। अदरवाइज़ अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो बॉल काफ़ी स्पीड से आपके हैंड में हिट करेगी और उससे हर्ट होगा। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि फोर्स एंड टाइम कैसे एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें पढ़ना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो इन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहा है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। सो स्टूडेंट्स, जब भी कोई एक्शन होता है उसके साथ साथ एक उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होता है, और ये दो अलग अलग बॉडीज़ पे काम करता है, ये एक ही बॉडीज़ पे वर्क नहीं करता। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई बुलेट फायर करते हैं तो गन के ऊपर तो रिकॉइल फोर्स आता है एंड जो बुलेट है उसके ऊपर एक्सेलरेटिंग फोर्स आती है। तो ये एक एग्जांपल है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल है स्टूडेंट, जैसे ही सेलर जो है वो आगे की तरफ जंप करता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो स्टूडेंट जो बोट है वो पीछे की तरफ मूव होती है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। सो आई होप आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन तीनों क्लियर होंगे, एंड आपको जो मैंने इनर्शिया एंड मोमेंटम का कॉन्सेप्ट बताया है बच्चों, वो भी आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ completed. थैंक यू।